नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, दृष्टिकोण इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति यानी कि म्यूटनी ऑफ 1857। तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है या हिंदी मीडियम का बच्चा है तो आप निश्चिंत होकर पढ़िए, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में चीजों को अच्छे से समझाया जाएगा। तो जब हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं मेरे भाई, तो 18 कोई भी चीज, अगर कोई भी क्रांति होती है, कोई भी आंदोलन होता है, तो उस आंदोलन के होने के पीछे कुछ ना कुछ एक बैकग्राउंड जरूर होता है ना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अभी का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे अभी जो है दिल्ली के अंदर एक आंदोलन हुआ था जिसको हम सभी जानते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी। इन्होंने आंदोलन किया था, तो इसके पीछे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट का पेपर लीक हुआ और इतने सारे बच्चे एकदम से वहां पे आंदोलन करने के लिए आ गए। उससे पहले भी एसएससी के अंदर बहुत ज्यादा पेपर लीक हो रहे थे। पेपर लीक हो तो रहे थे लेकिन सामने नहीं आ रहे थे, बहुत सारे सेंटर्स के अंदर गड़बड़ी मिल रही थी। उसके अलावा यूपी के अंदर बहुत सारे पेपर लीक हुए थे। झारखंड के अंदर अब पेपर लीक का केस अभी चल ही रहा है। बिहार में पेपर लीक हो रहे थे। हरियाणा में भी कुछ पेपर लीक, हरियाणा पंजाब के अंदर भी कुछ पेपर लीक का मामला सामने आया था। तो इस तो बच्चों के मन में बहुत लंबे समय से क्या था इसके प्रति, मतलब उनके मन ही मन में बहुत सारी चीजें उस समय पे पैदा हो रही थी कि सरकार, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है, कि सरकार ठीक से नहीं काम कर रही है या फिर पेपर लीक को रोकने के लिए कुछ ना कुछ नीति बनानी चाहिए, ऐसा कुछ। तो जब नीट का पेपर लीक हुआ तो एकदम से जब कांग्रेस जनता पार्टी बनी तो सभी लोग एकदम से मिलके उस आंदोलन में आ गए, चाहे वो एसएससी के बच्चे हो, यूपी एसआई के बच्चे हो, सब इंस्पेक्टर के, यूपी पुलिस के, झारखंड से, बिहार से, लगभग सब जगह से बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जैसे 1857 की क्रांति हुई थी उसके पीछे भी एक बहुत लंबा बैकग्राउंड था। तो अगर हम 1857 की क्रांति को समझना चाहते हैं तो हमें वो बैकग्राउंड पता होना चाहिए। और इस बैकग्राउंड को जानने से फायदा ये भी होगा कि आपको 1857 से पहले की जो हिस्ट्री है उसकी मेन मेन जो लड़ाइयाँ होंगी, जो संधियां होंगी, यानी कि जो ट्रीटी होंगी, उनके बारे में पता चलेगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर फेवरेट टॉपिक है 1857 की क्रांति किसी भी एग्जाम में पूछने के लिए। उसके अलावा जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लगभग हर एग्जाम के अंदर उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन अभी तक आया ही आया है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलिए, जो जो मैं आपको बताऊं उसके नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलिए। तो उसके ऊपर हम पहले बाद में आएंगे, पहले हमें एक कुछ चीजों को समझना है। तो नोट्स आप यहीं से स्टार्ट कर लेना। देखो 1600 में जो इंग्लैंड की रानी थी उसका नाम था एलिजाबेथ। एलिजाबेथ। तो रानी एलिजाबेथ क्या करती है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है वहां पे, ईस्ट इंडिया कंपनी। हम सभी जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी। तो 1600 में जो ये एलिजाबेथ थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करती है, आदेश जारी करती है। आदेश में क्या था, आदेश में क्या था कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पूर्व में इसके पास व्यापार करने का पूर्ण अधिकार था। पूर्व में व्यापार करने का पूर्ण अधिकार था। पूर्व का क्या मतलब है, अगर आप इंग्लैंड को मैप के अंदर देखोगे तो उसके जो जितने भी पूर्व में जो जो देश होंगे, उन देशों में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। लंदन में से कोई और कंपनी लंदन की, उसमें सॉरी ब्रिटेन की, उन देशों में व्यापार नहीं कर सकती थी। तो ये इस आदेश के द्वारा क्वीन एलिजाबेथ ने कंपनी को अधिकार दिए थे। उसके बाद 1608 में ब्रिटिश इंडिया में आके अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। पहली फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। पहली फैक्ट्री आप ये बोलिए 1608 में वो पहली बार आए। 1608 में पहली बार आए, पहली बार आए, पहली बार आए। उसके बाद 1611 में, 1611 में मसूलीपट्टम में अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। मसूलीपट्टम में क्या की, अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। उसके बाद 1613 में सूरत में स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। सूरत में क्या की, स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की कहां पे, सूरत में। तो ये तो थी भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की बात। अब देखो स्टार्टिंग में जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये क्यों आई थी, इसका मुख्य कारण केवल व्यापार करना था इंडिया के साथ, और इसके अलावा कोई भी इसका कारण नहीं था।
तो ये आराम से व्यापार कर रही थी, इसको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। उसके बाद समय आता है 1717 का। तो 1717 में ये जाते हैं मुगल किंग के पास, मुगल राजा के पास, मुगल राजा के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि जो मुगल राजों के क्या बोलते हैं कि आप हमें, जो आप हमसे टैक्स लेते हो व्यापार करने के लिए बंगाल में, ठीक है, क्या होता था जब ये बंगाल में व्यापार करने के लिए जाते थे तो यहाँ इनसे टैक्स लिया जाता था कोई भी चीज खरीदने पे। तो ये बोलते हैं कि आप हमें उस टैक्स में छूट दे दो, वो उस टैक्स में क्या कर दो, हमें छूट दे दो कि हम मतलब आपसे इतनी ज्यादा चीजें खरीदते हैं, आपके लोगों को इतनी ज्यादा उससे प्रॉफिट होता है, तो आप हमसे वो टैक्स ना लो ताकि हम हमारे ऊपर भी मतलब बोझ ना पड़े और हम भी थोड़ा प्रॉफिट कमा सके। तो उस समय पे जो मुगल राजा थे वो कौन थे, फर्रुख सियार थे। 1717 में कौन थे मुगल राजा, फर्रुख सियार, फर्रुख सियार, फर्रुख सियार थे। और तो ये थोड़े गिफ्ट वगैरह भी लेके आते हैं राजा के लिए, जो अंग्रेज थे आप जानते हैं स्टार्टिंग से ही चालाक तो है ही है। तो एक गिफ्ट वगैरह लेके आए और इन्होंने फर्रुख सियार को मना लिया। और फर्रुख सियार ने क्या किया इनको, फर्रुख सियार ने इनको, जो बंगाल था, बंगाल में क्या किया इन्होंने, फ्री टैक्स, टैक्स फ्री कर दिया इनको, ठीक है, क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया, यानी कि इनको कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा वहां पे, कोई भी खरीद करने पर, कोई भी किसी तरह का व्यापार करने पर। तो यहाँ तक भी इनकी मंशा कोई भी ऐसी नहीं थी कि ये इंडिया के अंदर राज करें, केवल अभी तक ये क्या कर रहे थे, एक व्यापारी के रूप में ही कार्य कर रहे थे। लेकिन इस चीज का जो नुकसान हुआ वो क्या हुआ, सबसे बड़ा नुकसान उस समय पे क्या हुआ इस चीज का, देखो, जो ये फ्री टैक्स दिया गया था, जो ये फ्री टैक्स दिया गया था ये सिर्फ कंपनी के लिए था। क्या था, अगर कंपनी कोई चीज खरीदती है तो केवल उसके लिए था। कंपनी के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर ये जो फ्री टैक्स वाली पॉलिसी थी ये लागू नहीं होती थी उनको, अगर वो अलग से कोई चीज खरीदते हैं तो उनको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जो कंपनी के लोग थे वो क्या करने लगे, जो कंपनी को एक, जब भी कोई चीज एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट की एक कॉपी दी जाती है ताकि वो लोग दिखा सके कि हमारे पास मतलब व्यापारी को दिखा सके कि हमारे पास टैक्स फ्री का एग्रीमेंट है और राजा ने ये जारी किया है और हम टैक्स नहीं देंगे। तो जो कंपनी के लोग थे, कंपनी के लोग थे, इन्होंने अपने प्राइवेट काम भी शुरू कर रखे थे साइड में, ठीक है। तो एक कंपनी के साथ तो काम करते ही थे, क्या करते थे, अलग से भी कुछ ना कुछ चीजें इंडिया से खरीद के लेके जाते थे और विदेश में बेचते थे। तो उन्होंने इस टैक्स के एग्रीमेंट की कॉपी बना ली थी, कॉपी बना ली थी किसके, टैक्स एग्रीमेंट की, टैक्स एग्रीमेंट की। और ये भी क्या करते थे, व्यापारियों को ये टैक्स एग्रीमेंट की डुप्लीकेट कॉपी दिखाते थे कि देखो हमारे पास एग्रीमेंट है, राजा का आदेश है कि हमसे कोई भी टैक्स ना लिया जाए किसी भी व्यापार के ऊपर। तो इससे बंगाल को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, बंगाल को क्या है, कर के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि किसी भी राज्य की अगर हम बात करें तो उसका जो मतलब अर्थव्यवस्था चलेगी, इकोनॉमी चलेगी, वो किससे चलती है, कर से ही चलती है, टैक्स से चलती है। तो लोग जो टैक्स पे करते हैं उसके द्वारा ही लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं बाद में। तो उसी चीज का इनको नुकसान हो रहा था। जबकि क्या था, जो इंडिया के व्यापारी थे, इंडिया के व्यापारी थे, वो सभी व्यापारी को कर देना पड़ता था, ठीक है। अब देखो कैसी स्थिति बन रही है, इंडिया के व्यापारी तो कर दे रहे हैं लेकिन जो बाहर से कंपनी आई है उनके लोग कोई किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दे रहे, किसी भी प्रकार का कर नहीं दे रहे। तो इससे इंडिया के व्यापारियों के अंदर भी बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा हो रहा था और बंगाल के जो नवाब थे उनके अंदर भी गुस्सा पैदा हो रहा था, ठीक है, बंगाल के नवाब के अंदर भी गुस्सा पैदा हो रहा था। तो किसी ना किसी तरह से सब चीजें आराम से चलती रही, आराम से चलती रही। फिर समय आता है 1750 का। कौन सा समय आता है भाई, 1750 का। इस समय तक क्या हुआ था, मुगल साम्राज्य बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। जो मुगल साम्राज्य कभी पूरे इंडिया में फैला हुआ था वो इस समय कहां पर रह गया था, केवल दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में सिमट के रह गया था। ठीक है, आप देख सकते हो मैप के अंदर कितना बचा है, सिर्फ मुगल साम्राज्य इतना बचा हुआ था। और बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य उस समय पर बन गए थे, जैसे अवध बन गया था अलग से। बंगाल ने क्या किया था, बंगाल के नवाब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मराठा उस समय पे बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर रहे थे, जाट राज्य बन गए थे, राजपूत राज्य बन गए थे, मैसूर अपनी एक अलग से फ्री स्टेट बन चुका था, हैदराबाद अलग से स्टेट बना हुआ था, केरल के राज्य थे। तो ये सभी क्या है, छोटी छोटी शक्तियां उस समय पे पैदा हो गई थी और सभी एक दूसरे के दुश्मन थे, सभी एक दूसरे से जीतना चाहते थे लड़ाई के अंदर, सभी चाहते थे कि उनका पूरा अधिकार हो इंडिया के ऊपर। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं और सभी के सभी एक दूसरे के साथ लड़ने में व्यस्त हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि यही सही समय है इंडिया के ऊपर क्या करने का, कब्जा करने का, इंडिया के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करने का। ठीक है, तो यहाँ 1750 के आसपास ही अंग्रेजों के मन में आने लगा कि
हम जो कर दे रहे हैं, चलो अब कर तो हम दे नहीं रहे, लेकिन हमको क्या करना पड़ रहा है, कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं तो इंग्लैंड से पैसे लेके आने पड़ते हैं, ब्रिटेन से पैसे लेके आने पड़ते हैं, और उन पैसों का यूज हम करते हैं कच्चा माल खरीदने के लिए यहाँ से। तो क्या हो अगर हम यहीं पे कब्जा कर लें, यहीं पे अपना राज्य स्थापित कर लें और यहाँ के लोगों से कर वसूल लेंगे, यहाँ के लोगों से कर वसूल लेंगे और उस कर का इस्तेमाल करेंगे हम क्या करने में, कच्चा माल खरीदने में। ठीक है, उस कर का यूज क्या करेंगे, कच्चा माल खरीद देंगे और उसको जाके अपने देश में बेचेंगे ताकि हमें दोनों तरफ से मुनाफा हो। तो यहाँ से उनके मन में आए कि हम भी राजा बनना चाहेंगे। तो उसके बाद देखो क्या होता है, समय आता है 1756 का। 1756 का समय आता है, नोट साथ साथ बनाते रहना भाई, अब से सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी। तो बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब का क्या नाम था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, सिराज उद दौला, DAULAH, सिराजुद्दौला। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई, ये बहुत ज्यादा तंग हो गए थे कि जो मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे फ्री टैक्स का यूज कर रहे थे, इससे बहुत ज्यादा तंग हो गए थे। और ये क्या करते हैं, इंग्लिश के जो लोग थे, ब्रिटेन के लोग जो लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उनको एक फरमान भेजते हैं कि फरमान में क्या लिखा था कि अब से सभी व्यक्तियों के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, सभी व्यक्तियों के ऊपर अब से टैक्स लगाया जाएगा और आपको भी टैक्स की पेमेंट करनी होगी, पेमेंट करनी होगी। और अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आप अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और यहाँ से चले जाओ, और यहाँ से क्या करो, चले जाओ। लेकिन इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इनके जो फरमान था उसको इग्नोर किया कि कोई दिक्कत नहीं है हमें, हमारे पास मॉडर्न हथियार है, सब कुछ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कर ले जो करेगा भाई। तो इस चीज से जो बंगाल के नवाब थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और सिराजुद्दौला ने क्या किया, कलकत्ता पर चढ़ाई कर दी। कलकत्ता में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एक फोर्ट बनाया था। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फोर्ट बनाया था, एक किले का निर्माण किया था। फोर्ट का क्या नाम था, फोर्ट विलियम। किले का क्या नाम था भाई, फोर्ट विलियम नाम था उस किले का। तो क्या किया, सिराजुद्दौला ने उस पर चढ़ाई कर दी, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, जितने भी वहां पे फैक्ट्रियां थी उनको बंद करा दिया, और जो भी लोग उस समय पर तैनात थे उस फैक्ट्री के अंदर उनको क्या किया, काल कोठरी में बंद कर दिया, छोटी सी काल कोठरी के अंदर उनको बंद कर दिया और इस किले को सीज कर दिया। और वो उस कोठरी में कहते हैं कि बहुत सारे अंग्रेजों की उस समय पे मृत्यु भी हुई, जो कुछ लोग बचे वो जाके एक टापू में मतलब छुप गए, वहां पे एक टापू के अंदर जाके छुप गए। तो जब इस बात का पता चला ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड ऑफिस के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड ऑफिस के अंदर, तो वो क्या करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव को भेजते हैं। किसको भेजते हैं भाई, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को भेजते हैं किसके लिए, युद्ध करने के लिए। युद्ध करने के लिए किसके साथ, युद्ध करने के लिए किसके साथ युद्ध करना था, सिराजुद्दौला के साथ। सिराजुद्दौला के साथ, सिराजुद्दौला के साथ। और यही फेमस लड़ाई को हम क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की लड़ाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, ये 1857 में हुई थी। कब हुई थी, 1857 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी, सिराजुद्दौला के बीच में और रॉबर्ट क्लाइव, जो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है, सिराजुद्दौला बहुत ज्यादा कुशल शासक थे, बहुत ज्यादा अच्छे शासक थे, लेकिन क्या होता है कमांडर इनका एक कमांडर जिसका नाम क्या था, मीर जाफर था। मीर जाफर था, क्या था, मीर जाफर। वो क्या करता है, अंग्रेजों के साथ मिल जाता है। अंग्रेज उसको क्या करते हैं, लालच देते हैं कि तू हमारे साथ मिल जा और हम तेरे को राजा बना देंगे। क्या कर देंगे, राजा बना देंगे। तो मीर जाफर अंग्रेजों का साथ देता है, ये लड़ाई करने जाता ही नहीं है। और ये क्या था, सेनापति था इसका, सिराजुद्दौला का। तो ये अगर सेनापति ही लड़ाई करने नहीं जाएगा तो राजा कैसे जीत पाएगा। ठीक है, तो आपने धुरंधर का वो डायलॉग भी सुना होगा कि जो इंडिया के लोग हैं उनको सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है उसको किसने पहुंचाया है, इंडिया के लोगों ने ही पहुंचाया है। बाहर के लोगों ने कम पहुंचाया है, इंडिया के लोगों ने ज्यादा पहुंचाया है। उसी का एग्जाम्पल है मीर जाफर, जिसने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। और अगर मीर जाफर अंग्रेजों का साथ ना देता उस समय पे, तो सिराजुद्दौला उस समय पे अंग्रेजों को भगा दिया होता। और क्या पता उस समय मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लड़ाई थी, अगर ऐसा होता तो जो अंग्रेज थे वो भारत के ऊपर कभी कब्जा नहीं कर पाते। तो खैर मीर जाफर ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया और इसमें सिराजुद्दौला की क्या हुई, हार हुई। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और सिराजुद्दौला की जगह राजा किसको बनाया गया, मीर जाफर को बनाया गया। मीर जाफर को बनाया गया। ये क्या था, एक पपेट रूलर था। पपेट रूलर था यानी कि क्या था, पपेट रूलर। पपेट रूलर कौन होता है, जो
खुद के बलबूते पे राजा ना बना हो, जो किसी दूसरे के द्वारा राजा बन के बिठाया गया हो और वो दूसरे के इशारे पे चले। तो ये जो मीर जाफर था किसके इशारे पे चल रहा था भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारे पे चल रहा था। किसके इशारे पे चलता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारे पे चलता था। तो जब मीर जाफर को राजा बनाया गया, मीर जाफर को राजा बनाया गया, तो मीर जाफर ने खुश होके कंपनी को बहुत ज्यादा गिफ्ट्स दिए। क्या दिए? कंपनी को बहुत ज्यादा गिफ्ट्स दिए, उनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिया, सब कुछ दिया कि तुम अपनी मर्जी से व्यापार करो, सब कुछ करो। तुमने मेरे साथ दिया, बहुत ज्यादा धन्यवाद, तुम कैसे भी मर के करके व्यापार करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद, क्योंकि राजा के ऊपर प्रजा की भी जिम्मेदारी होती है, तो प्रजा ने क्या किया? विरोध करना शुरू कर दिया राजा का। विरोध करना शुरू कर दिया राजा का। और जब राजा का विरोध होने लगा, तो मीर जाफर ने क्या किया? अंग्रेजों से कहा कि देखो भाई, अभी ठीक नहीं हो रहा, क्या है मेरे खिलाफ, क्या है बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा है, जिसके कारण मतलब लोगों के मन में मेरे खिलाफ खटास बहुत ज्यादा हो गई है, और किसी भी समय क्या हो सकता है, लोग विद्रोह करके मुझे गद्दी से हटा सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप भी टैक्स दो अब से। क्या दो? टैक्स दो अब से। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, ये बोलती है कि अच्छा हमसे टैक्स लेगा, एक काम कर भाई तू भी जा। तो मीर जाफर को भी गद्दी से हटा के नया राजा बनाते हैं, उसका नाम था मीर कासिम। क्या था? मीर कासिम। मीर कासिम को क्या बनाया जाता है? नया राजा बनाया जाता है बंगाल का। तो पहले कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, मीर जाफर के बाद मीर कासिम बना। तो मीर कासिम एक बहुत ज्यादा कुशल राजा था। क्या था? बहुत ज्यादा कुशल राजा था। बहुत ज्यादा क्या था? कुशल राजा था। ये क्या करता है? ये शुरू में तो अंग्रेजों का दोस्त बन के राजा बन जाता है, लेकिन फिर क्या करता है? अपनी आर्मी को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। आर्मी को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। ट्रेनिंग देना शुरू करता है। बहुत ज्यादा नए हथियारों की खरीद करता है। न्यू वेपन्स खरीदता है। ठीक है, न्यू वेपन्स, नए वेपन खरीदता है। आसपास के जितने भी पड़ोसी राज्य थे उनके साथ मित्रता बनाता है, मैत्रिक संबंधों को स्थापित करता है, फ्रेंडशिप करता है उनके साथ, ताकि लड़ाई होने पे वो उनका साथ दे सके। और होता भी ऐसा है, मीर कासिम क्या करता है? अंग्रेज जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको कहते हैं कि अब बस बहुत हुआ, अब से या तो सभी लोग, जो इंडिया के सभी लोग हैं, मतलब बंगाल के सभी लोग हैं, वो भी टैक्स नहीं देंगे, या फिर सभी टैक्स देंगे, और उन सभी में आप भी आते हो, आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या होता है? 1665 में, सॉरी 1664 में, 1764, सॉरी भाई, 1764। ठीक है, क्या होता है? 1764 आता है भाई। तो 1764 में क्या होता है? मीर कासिम, मीर कासिम जो कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। ठीक है, एक तो मीर कासिम, दूसरे थे भाई शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड या शाह आलम द्वितीय। ये कौन थे? ये मुगल किंग थे उस समय पे। कौन थे? मुगल किंग थे। कौन थे भाई? मुगल किंग थे। और जो तीसरे व्यक्ति थे वो थे शुजा उद्दौला। सिराजुद्दौला नहीं, शुजा उद्दौला। शुजा उद्दौला, शुजा हुआ दौला, आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, शुजा उद्दौला। ये कहाँ के नवाब थे? अवध के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे भाई? अवध के नवाब थे। ये तीनों मिलके कहाँ पे आक्रमण करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई छेड़ देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या करते हैं? लड़ाई छेड़ देते हैं। और ये तीनों, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो क्या होता है? मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजा उद्दौला एक तरफ होते हैं। जो मीर कासिम थे बंगाल के नवाब थे, शाह आलम द्वितीय मुगल किंग थे, और शुजा उद्दौला कहाँ के राजा थे? अवध के। और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं। युद्ध का क्या नाम था? बैटल ऑफ बक्सर थी, बक्सर की लड़ाई थी। और इस बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। क्या होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है? विजय होती है। मीर कासिम को मार दिया जाता है, और मीर कासिम की जगह फिर से मीर जाफर को राजा बना दिया जाता है। किसको? मीर जाफर को फिर से राजा बना दिया जाता है। और शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला के साथ एक ट्रीटी की जाती है, जिसको हम इलाहाबाद की संधि बोलते हैं। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि की जाती है इनके साथ।
और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया इलाहाबाद की संधि कब की गई थी, तो 1764 की लड़ाई के परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि की गई थी। और इस इलाहाबाद की संधि में क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको बंगाल, बंगाल, बिहार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों राज्य के दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। क्या है, दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, दीवानी राइट्स मिल जाते हैं इनको, इन तीनों राज्य के। अब दीवानी अधिकार मिलने का क्या मतलब था, दीवानी का मतलब होता है कि लोगों से कर वसूलने का अधिकार, लोगों से कर वसूलने का अधिकार इनको मिल जाता है, कर वसूलने का अधिकार, कर वसूलने का अधिकार इनको मिल जाता है, किससे, इलाहाबाद की संधि के द्वारा। उसके अलावा जो अवध के नवाब थे, अवध का नवाब था उस समय पे शुजा उद्दौला, शुजा उद्दौला से क्या किया गया, एक तो इलाहाबाद को ले लिया गया, क्या किया, इलाहाबाद को लेके किसको दे दिया गया, ये मुगल मुगल राजा को दे दिया गया, शाह आलम द्वितीय को। किसको दे दिया, शाह आलम द्वितीय को। और शाह आलम द्वितीय को बोला कि देख भाई, इस बार माफ कर रहे हैं, लेकिन अब से क्या होगा, तू हमारे हिसाब से चलेगा, ठीक है। क्या अब से क्या होगा, तू हमारे हिसाब से चलेगा। और इसको बोला गया कि अब से तुमको तुम्हारा खर्चा चलाने के लिए केवल 50 लाख रुपए एक साल के दिए जाएंगे, उसके अलावा जो भी तुम कर वसूलते हो या जो भी चीजें तुम इकट्ठी करते हो वो सब आज से किसके पास आएगा, हमारे पास आएगा। और अब से तेरे पास ना तो आर्मी रखने का अधिकार है और ना तू किसी के साथ लड़ाई कर पाएगा। तो जो ये 1764 की लड़ाई थी, बक्सर की लड़ाई, क्या थी, बक्सर की लड़ाई थी, बक्सर की लड़ाई। इसमें इसने क्या किया था, बक्सर की लड़ाई ने क्या किया था, कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत पर कब्जा करने के रास्ते खोल दिए थे। क्या किया था, भारत पर कब्जा करने के रास्ते खोल दिए थे, भारत पर कब्जा करने के रास्ते खोल दिए थे। ऐसा क्यों, क्योंकि उस समय पे मुगल जो पावर थी एक समय पे वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, मुगल पावर को ही हरा दिया है ना, इस लड़ाई में मुगल पावर को हरा दिया। तो अब कोई बड़ी पावर बची नहीं थी इंडिया के अंदर जो कंपनी के खिलाफ खड़ी हो सके, एक तरह से मतलब कंपनी को हरा सके। तो कंपनी के ये जो इरादे थे वो बहुत ज्यादा आसमान में इस समय पे उड़ रहे थे और कंपनी के लिए क्या है, सभी रास्ते खुल चुके थे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 1757 में क्या हुई, बैटल ऑफ प्लासी हुई, प्लासी की लड़ाई हुई। 1764 बैटल ऑफ बक्सर हुई। अब कंपनी के पास केवल व्यापार नहीं था, उसके पास राजस्व वसूलने की भी शक्ति थी, राजस्व वसूलने का अधिकार, प्रशासन और नियंत्रण की शक्ति, राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत, ठीक है। 1700 ये देख सकते हो आप, जो हमारा बिहार वाला इलाका हो गया, बंगाल वाला इलाका और उड़ीसा वाला इलाका, इन तीनों के क्या मिल गए थे, कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे 1765 में। लड़ाई कब हुई थी, बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी और 1765 में इनको दीवानी के राइट्स भी मिल गए थे। तो अब यहाँ से क्या हो रहा था, देखो कंपनी क्या कर रही थी, लोगों से कर वसूल कर रही थी, लोगों से मन चाहे कर वसूल कर रही थी। कर वसूल करना ठीक नहीं होगा बोलना, एक बोलेंगे मन चाहे कर, जो उनका मन आता था वही कर को वो लोगों से वसूल करते थे। इससे क्या हो रहा था, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ रहा था, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ रहे थे। और दूसरा क्या था, कंपनी के जो लोग थे वो तो व्यापार करने के लिए किसी भी प्रकार का कर नहीं दे रहे थे, जबकि इंडिया के लोगों को कर देना पड़ रहा था, इंडिया के जो व्यापारी थे उनको कर देना पड़ रहा था। जिससे क्या हो रहा था, जनता के बीच में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जनता के बीच में बहुत ज्यादा असंतोष पैदा हो रहा था। क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा असंतोष पैदा हो रहा था, ठीक है। क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा असंतोष पैदा हो रहा था। उसके बाद देखते हैं, तो भाई जो ब्रिटिश थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ना क्या क्या हम बोल लेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से कोई भी राज्य के ऊपर कब्जा करने के लिए तीन रस्तों का इस्तेमाल करती थी। एक था युद्ध, एक था सब्सिडरी अलायंस जिसको हम सहायक संधि भी बोलते हैं, और एक था एनेक्सेशन पॉलिसी। तीनों के बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं युद्ध से जो एक कंपनी थी उसने किन किन राज्यों पे कब्जा किया था। सबसे पहले आता है मैसूर, मैसूर पे कब्जा किया, मराठा साम्राज्य पे कब्जा किया, सिख साम्राज्य पे कब्जा किया। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैसूर के बारे में। तो नोट्स जरूर बनाते रहना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैसूर की, मैसूर की। तो अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो अगर हम इंडिया का एक मैप बनाएं तो मैसूर का कौन सा ये वाला एरिया था, लगभग ये वाला एरिया क्या था, मैसूर का था, ठीक है। तो ये एरिया कौन सा था, मैसूर का था। तो मैसूर जो था वो हैदर अली के द्वारा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित किया गया था, हैदर अली,
ठीक है, पहले ये सारा राज्य किसके अंडर आता था? मुगल साम्राज्य के अंडर आता था, लेकिन बाद में हैदर अली ने इसको स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। तो जो कुल 4 लड़ाइयां हुई हैं जो मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो अगर हम कहीं पर भी एंग्लो वर्ड देखेंगे तो उसका क्या मतलब है? वो लड़ाई किसके साथ हुई है? अंग्रेजों के साथ हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई है। तो अगर कहीं पे भी एंग्लो आए, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, तो एंग्लो का क्या मतलब है वहां पे? कि ईस्ट इंडिया कंपनी है एक जगह पे, ठीक है। एक साइड ईस्ट इंडिया कंपनी है, दूसरी साइड मैसूर था, ठीक है। तो ये कब हुई थी? 1767 से लेके 1767 से लेके 1769 तक, 1769 तक ये लड़ाई हुई थी। तो इस लड़ाई में क्या हुआ था? सबसे एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस हैदराबाद का नवाब प्लस मराठे, क्या था? मराठा। इन तीनों ने मिलकर किसके ऊपर आक्रमण किया था? इन तीनों ने मिलकर किसके ऊपर आक्रमण किया था? मैसूर के ऊपर आक्रमण किया था। किसके ऊपर? मैसूर के ऊपर आक्रमण किया था। लेकिन हैदर अली बहुत ज्यादा कुशल शासक था। उसने क्या किया? हैदराबाद के नवाब को और मराठों को अपनी साइड में ला लिया, और इसमें क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को हार का सामना करना पड़ा। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? परिणाम क्या हुआ इसका? एक संधि की गई, जिसका वो हम बोलते हैं मद्रास की संधि। क्या हुआ? मद्रास की संधि की गई इस युद्ध के परिणाम स्वरूप। कब हुई थी ये संधि? 1769 में। कब हुई थी भाई? 1769 में। आगे देखो, दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर, दूसरा अंगल मैसूर लड़ाई या युद्ध, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, दूसरा आंगल मैसूर युद्ध। तो ये चली थी 1780 से लेके 1784 तक। और इसमें क्या था भाई? जो मराठा साम्राज्य है, मराठा और हैदराबाद का नवाब हैदराबाद का नवाब जो पहले अंग्रेजों के साथ था, वो किसके साथ हो गया था? हैदर अली के साथ हो गया था। और इन तीनों ने मिलकर किसके ऊपर आक्रमण किया था? इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आक्रमण किया था। किसके ऊपर आक्रमण किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ईआईसी के ऊपर आक्रमण किया था, यानी कि अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया था। तो जब लड़ाई चल रही थी 1782 में जो हैदर अली था उसकी मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और 1782 में जो लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं वो करते हैं हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान। क्या नाम था? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के बारे में हम सभी जानते हैं, बहुत ज्यादा कुशल जो थे, ये एक योद्धा थे, और बहुत ज्यादा कुशल योद्धा होने के साथ साथ बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति भी ये थे। तो लड़ाई चलती है 1784 तक, कोई भी परिणाम इस लड़ाई का नहीं निकलता है। 1784 में क्या होता है? इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1784 में क्या रिजल्ट आता है? एक संधि होती है 1784 में। 1784 में एक संधि होती है जिसका नाम है मैंगलोर की संधि। इस संधि में क्या किया जाता है? मंगलोर की संधि में कि जिसका जो राज्य, जिस व्यक्ति ने मतलब चिन्ह होगा, जितने राज्य पे कब्जा किया होगा, मान लेते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के ऊपर कब्जा किया होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी वापस कर देगी, जो मैसूर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य पे कब्जा किया होगा वो उसको वापस कर देंगे। तो एक कौन सी संधि के द्वारा तय किया गया? मंगलोर की संधि के द्वारा। कब हुई थी? 1784 में हुई थी। किसके परिणाम स्वरूप हुई थी? सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के परिणाम के स्वरूप। उसके बाद देखते हैं भाई थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो ये सब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, देखो एक तो इससे आपको ये पता चलेगा कि 1857 क्रांति क्यों हुई, लोगों के मन में गुस्सा क्यों था, प्लस ये सभी चीजें क्या है, अगर आप इसी में कवर कर लोगे तो आपको अलग से कोई बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लगभग ये सभी एनसीईआरटी का और जो मेन टेक्स्ट बुक है उसका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये कर लोगे तो इनफ है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक लड़ी गई है? 1790 से, एक सेकंड,
1790 से 1792 के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई। 1790 से 1792 के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई। ठीक है, परंतु इसमें क्या हुआ, 1792 में टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा। 1792 में टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा। टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा। क्या हुई, टीपू सुल्तान की इसमें हार हुई। ठीक है, और फिर से एक संधि की जाती है अंग्रेजों और मैसूर के बीच में एक संधि होती है, इसका नाम था सेरिंगापट्टम की संधि। श्रीरंगपट्टम की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि, ठीक है। किस किस के बीच में होती है ये, अंग्रेजों के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में संधि होती है। कब होती है, 1792 में होती है। क्यों हुई, क्योंकि टीपू सुल्तान की इसमें हार हुई थी। तो टीपू सुल्तान को मैसूर का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसको देना पड़ा, अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू सुल्तान को मैसूर का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या किसको देना पड़ा, अंग्रेजों को देना पड़ा। अब किसी राजा के हाथ से एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर उसके हाथ से चला जाए तो वो शांत तो बैठेगा नहीं। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। और एक निर्णायक लड़ाई थी, टीपू सुल्तान बोल के भी गया था कि एक निर्णायक लड़ाई हो गया तो इस बार हार या पार। ठीक है, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है। कब होती है, 1799 में। कब होती है भाई, 1799 में। और इसमें क्या होती है, टीपू सुल्तान को वीरगति को प्राप्त होते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त होते हैं। कहते हैं वीरगति को प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई। उसके अलावा टीपू सुल्तान के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको पता होनी चाहिए। जो ब्लू वाटर पॉलिसी की हम बात करते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी ये किसके द्वारा चलाई गई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। यानी कि नेवी के अंदर भी, मतलब कि समुद्र के ऊपर भी क्या है, राज्य का क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। इस पॉलिसी को किसने चलाया था, टीपू सुल्तान ने चलाया था। उसके अलावा जब टीपू सुल्तान को वीरगति की प्राप्ति हुई तो जो मैसूर राज्य था, ठीक है, मैसूर राज्य था, उसको क्या किया गया, उसके ऊपर सहायक संधि थोप दी गई। सहायक संधि थोप दी गई। तो ये सहायक संधि है क्या, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप समझ लो इसके ऊपर क्या की, सहायक संधि थोप दी गई और एक तरह से मैसूर भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। ठीक है, मैसूर भी किसके कब्जे में आ गया, अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। ये सहायक संधि हम आगे पढ़ेंगे। तो तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमने अंग्रेजों ने सहायक संधि थोपी थी किसके ऊपर, मैसूर के ऊपर। तो तब आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो मैसूर हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा मराठा साम्राज्य। ठीक है, क्या है, मराठा साम्राज्य। हेडिंग बनाओ, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य। तो अंग्रेजों और मराठा साम्राज्य के बीच में जो लड़ाई हुई हैं वो आज हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो मराठा साम्राज्य के साथ कुल 3 लड़ाइयां लड़ी गई हैं अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, तो पहली है हमारा पहला एंग्लो मराठा वॉर, पहला अंगल मराठा युद्ध। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। कब लड़ा गया ये, 1775 से 1782 में। 1775 से 1782 में ये युद्ध लड़ा गया था। 1775 से 1782 में ये युद्ध लड़ा गया था और उसका परिणाम क्या निकला, संधि हुई है। देखो कोई भी युद्ध होगा तो उसकी एक संधि होती है बाद में। तो संधि का नाम क्या था, संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ सालाबाई। ट्रीटी ऑफ सलबाई। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सलबाई, SALBAI, ट्रीटी ऑफ सलबाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ट्रीटी ऑफ सलबाई कब हुई थी, 1782 में हुई थी। किसके परिणाम स्वरूप, पहले एंग्लो मराठा वॉर के परिणाम के स्वरूप। उसके बाद आता है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। देखो मराठा साम्राज्य के बारे में बहुत लंबी हिस्ट्री है, अगर हम वो करने जाएंगे तो हमारी वीडियो भी छोटी पड़ जाएगी, है ना। तो अभी हम इस वीडियो में सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि 1857 क्रांति का कारण क्या था और मेन चीजें, ताकि एग्जाम के अंदर अगर ये आए तो हमें पता हो, एक वीडियो से आपका मेजर पोर्शन कवर हो जाए मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 से पहले का। तो नेक्स्ट है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर कब हुई थी, 1803 से 1805 के बीच में। 1803 से 1805
5 के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो इस लड़ाई का परिणाम क्या निकला था, इस लड़ाई का रिजल्ट क्या निकला था भाई? इस लड़ाई का रिजल्ट ये निकला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने मराठों से आगरा, आगरा, दिल्ली, दिल्ली के कुछ पोर्शन पर मराठों ने उस समय कब्जा कर लिया था, और कुछ उड़ीसा के हिस्से पर कब्जा किया था। ये सभी क्या कर लिए, जीत लिए थे। इन सभी पर अब किसका अधिकार हो गया था, ब्रिटिश का अधिकार हो गया था। तो लास्ट आती है हमारी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ये हुई 1817 से 1818 के बीच, 1817 से 1818 के बीच। तो उस समय पर मराठों का जो पेशवा थे वो कौन थे, बाजीराव द्वितीय। पेशवा कौन थे भाई, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव कौन थे, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड उस समय पे पेशवा थे। और इनको क्या किया गया, गद्दी से हटा दिया गया। इसमें मराठों की हार होती है, किसकी, मराठों की क्या होती है भाई, हार होती है। और पेशवा बाजीराव द्वितीय को गद्दी से हटा दिया जाता है, गद्दी से हटा दिया जाता है, गद्दी से हटा दिया जाता है। अब जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, गद्दी से हटा दिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये 3 मराठा वॉर थी। अब हम बात करते हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय की। तो जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, जिनको गद्दी से हटाया जाता है, इनको पेंशन दे दी जाती है कि आपको हर महीने एक पेंशन दे दी जाएगी, जिससे आपका गुजारा चलता रहेगा। ठीक है, तो जो ये पेंशन दी जाती है, पेशवा बाजीराव द्वितीय का खुद का कोई पुत्र नहीं था, ठीक है, इनकी कोई संतान नहीं थी। तो ये क्या करते हैं, एक सन को अडॉप्ट करते हैं, सन को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई, ये सन को अडॉप्ट करते हैं। तो जो ये सन को अडॉप्ट करते हैं, उनका नाम क्या था, नाना साहिब। क्या नाम था अडॉप्टेड सन का, नाना साहिब। क्या नाम था भाई, नाना साहिब। अब ये नाना साहिब आगे आएंगे, जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो वहां पे आपको मैं याद दिलाऊंगा कि हम नाना साहिब कौन थे, तो तब आपको ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए लिख लो सिर्फ नाना साहिब। आप देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये 1857 की क्रांति के अंदर। तो नाना साहिब का नाम आपको याद रखना है। अब आगे जब हम करेंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा नाना साहिब के बारे में। फिर हमारा सिख साम्राज्य, क्या है, सिख साम्राज्य, सिख साम्राज्य। तो एक बार इनकी देख लेते हैं, अंग्रेजों के साथ कितनी लड़ाई हुई है, फिर हम चलेंगे आगे सहायक संधि के ऊपर। तो भाई जो सिख साम्राज्य के साथ लड़ाई हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो 2 हुई है सबसे पहले तो। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, सबसे पहले बात करेंगे पहली सिख वॉर के बारे में। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुई, 1845 से 46 के बीच में, 1845 से 1846 के बीच में। रिजल्ट क्या रहा इसका, रिजल्ट क्या रहा, तो रिजल्ट रहा भाई इसका ट्रीटी ऑफ लाहौर, लाहौर की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर। इसमें क्या हुआ था, जो सिख साम्राज्य था उसको बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी। और क्या है, जो मतलब सिख साम्राज्य था, अंग्रेजों ने क्या किया था, इसमें अंग्रेजों को एक तरह से विजय प्राप्त हुई थी। और उन्होंने जो मतलब ये संधि के पीछे जो शर्त रखी थी, वो ये रखी थी कि जो सिख साम्राज्य है अब से अपने ट्रूप्स को, यानी कि अपने सेना के जो सेना के अंदर जो व्यक्ति होंगे उनकी संख्या को कम करेगा। उसके बाद है सेकंड एंग्लो सिख वॉर, सेकंड एंग्लो सिख वॉर, सेकंड एंग्लो सिख वॉर। क्या है, सेकंड एंग्लो सिख वॉर। ये कब हुई थी, 1848 से 1848 से 1849 में, 1848 से 1849 में ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1848 से 1849 में ये लड़ाई हुई थी। और इससे क्या हुआ था, इसमें सिख साम्राज्य को पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पूर्ण सिख साम्राज्य था, सिख साम्राज्य, उस पर क्या कर लिया था, पूर्ण रूप से क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, पूर्ण रूप से उसको एनेक्स कर लिया था। ठीक है, तो ये 3 थे जो हमें पता होने चाहिए थे। एक सेकंड, इसको ऊपर ले जाते हैं अब हम। ठीक है, तो युद्ध के साथ इन्होंने मैसूर पे कब्जा किया था, मराठा साम्राज्य पे कब्जा किया था, सिख साम्राज्य पे कब्जा किया था। अब हम बात करते हैं सब्सिडरी अलायंस की, सहायक संधि की।
तो अब हम बात करते हैं सहायक संधि की। सबसे पहले जो सहायक संधि किसके द्वारा दी गई है, ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। कब की गई थी? 1798 में। कब की गई थी भाई? 1798 में। किसने दी थी? ये लॉर्ड वेलेस्ली ने दी थी। ठीक है। तो ये संधि क्या थी? तो देखो, सहायक संधि का मतलब था कि कोई, मान लेते हैं कोई एक राज्य है। क्या है? कोई एक राज्य है। वो क्या है? अगर अंग्रेजों की ये सहायक संधि को स्वीकार करता था, सहायक संधि को स्वीकार करता था, तो उसमें क्या होता था कि जो वो राज्य है वो अपनी खुद की सेना नहीं रख सकता था। जो ये अंग्रेज थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये क्या करती थी? ये अपने जो सिपाही थे वो उस राज्य में रखते थे, और बदले में राज्य को क्या करना होता था? जो उन सिपाहियों का खर्चा उठाना होता था, उनको खाने के लिए खाना देंगे, मतलब वो उनका सारा खर्चा उठाएंगे, रहने का और सारे कार्य करने का, और वो खुद से क्या है, कोई भी सेना उस समय पे नहीं रख सकेंगे। ठीक है। तो देखो, जो राज्य सहायक संधि स्वीकार करते थे, वे अपनी विदेश नीति, रक्षा तथा स्वतंत्र सेना का अधिकार खो देते थे। ब्रिटिश सैनिक उनके राज्य में रहते और राज्य को उनकी देखरेख में रहना पड़ता था। भारी खर्च देना पड़ता था उस राज्य को। इससे उनकी संप्रभुता समाप्त हो गई, यानी कि इंडिपेंडेंस समाप्त हो गई। इससे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरी तरह के अधीन हो गए। मतलब क्या है इसका, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है। मतलब क्या था, मान लेते हैं आपका एक राज्य है। ठीक है, आप खुद से लाके चलो, आपका क्या है? एक राज्य है। ठीक है भाई। तो मान लेते हैं अमन नाम का राजा है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो अमन नाम का राजा है यहाँ पे, ये राज्य था मेरा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैं आराम से शासन कर रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन फिर क्या होता है, अंग्रेज आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। क्या आती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और मेरा राज्य थोड़ा छोटा था। मतलब ये मुमकिन था कि अंग्रेज क्या कर सकते हैं, आराम से इसके ऊपर लड़ाई करके इसको अपने पास सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये हमसे कहते हैं कि या तो हमसे युद्ध करो, या हमारी सहायक संधि को अपना लो। क्या करो? सहायक संधि को अपना लो। अब इसमें क्या होगा, सहायक संधि को अपनाने से ये क्या क्या बोलते थे कि देखो, हम क्या करेंगे, तुम जो अपनी आर्मी है उसको खत्म कर दो और हमारी आर्मी को अपने पास रख लो। क्या करो? हमारी आर्मी को अपने पास रख लो। और जो ये आर्मी होगी, ये क्या करेगी? तुम्हारे खर्चे पे रहेगी। क्या करेगी? तुम्हारे खर्चे पे रहेगी। सारा खर्चा इसका कौन उठाएगा? तुम उठाओगे। लेकिन बात किसकी मानने की? ये अंग्रेजों की मानने की। बात किसकी मानने की? अंग्रेजों की मानने की। तुम्हारी बातों को ये मतलब बात उनकी भी मानती थी, राजा की। लेकिन अगर उनको दोनों में से एक का चुनाव करना हो, राजा में से और अंग्रेजों में से, तो किसका चुनाव करेगी? वो अंग्रेजों का चुनाव करेगी, भले ही राजा ही उसका सारा खर्चा उठा रहा हो। तीसरा इसके अंदर क्या था सहायक संधि में, कि जो ये राजा था, जो ये अमन राजा था, यानी कि कोई भी राजा था, वो क्या है, किसी दूसरे राज्य के साथ, किसी दूसरे राज्य के साथ, किसी दूसरे राज्य के साथ क्या कर सकता है? मित्रता नहीं कर सकता था बिना अंग्रेजों से पूछे। मित्रता नहीं कर सकता था बिना अंग्रेजों से पूछे। यानी कि उनकी इंडिपेंडेंस को पूरी तरह से समाप्त करने का कार्य ये करते थे। और चौथा क्या करते थे इसमें, ये खुद का एक व्यक्ति नियुक्त करवाते थे उस राजा के दरबार में। क्या करते थे? व्यक्ति नियुक्त करवाते थे उस राजा के दरबार में। यानी कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यक्ति उस राजा के दरबार में क्या होगा, एक मंत्री चुना जाएगा, या एक तरह से एक व्यक्ति को चुना जाएगा राजा के दरबार में। क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यक्ति को चुना जाएगा। अब क्या है, ये व्यक्ति क्या करता था, मान लेते हैं ये राम राम से थोड़े दिन तो आराम से टिक के बैठता था। थोड़े दिन बाद क्या करता था, ये राजा के डिसीजन में हस्तक्षेप करने लगता था। ठीक है, डिसीजन में हस्तक्षेप करने लगता था। उसको उल्टी सीधी राय देगा, उसको कुछ गलत सलत सिखाएगा कि वो क्या करे, गलत फैसले करे, ताकि अंग्रेज उसके ऊपर ये आरोप लगा सके कि तुम ठीक से राज्य को नहीं संभाल सकते, तुम एक अच्छे राजा नहीं हो। और क्योंकि जो सेना थी वो तो अब अंग्रेजों की थी ही, तो वो आराम से क्या कर सकते थे, किसी भी समय उस राज्य को उसकी गद्दी से हटा सकते थे। यानी कि क्या है, टेम्पररी रूप से वो क्या कर रहे थे, जो राजा था उसको ये कह रहे थे कि देखो तुम हमारी सेना ले लो। हमारी सेना क्या है, पूरी तरह से मॉडर्न हथियारों से युक्त है, हमारे पास सारे मॉडर्न हथियार हैं, कोई दूसरा राज्य तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगा। लेकिन उनकी चाल क्या थी कि वो खुद ही तुम्हारे राज्य के ऊपर आक्रमण करके उस राज्य को हड़प लेंगे। तो ये थी सारी की सारी सहायक संधि। क्या थी ये? सहायक संधि। तो समझ गए होंगे आप, लॉर्ड वेलेस्ली ने ये दी थी 1798 में। इसके द्वारा किस किस पे कब्जा किया गया था? हैदराबाद पे, मैसूर पे, तंजौर पे, अवध पे। उसके अलावा पेशवा को इस संधि के द्वारा क्या किया गया था, सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी थी। भोंसले को स्वीकार करनी पड़ी, सिंधिया को,
इंदौर के होलकर को और राजपूत राज्यों को भी सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी इसके द्वारा। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप नोट्स में ये लिख सको। एक सेकंड दो मेरे को। ठीक है, तो अब आप इसको ध्यान से एक बार वीडियो पॉज करके नोट्स में लिख लो कि कौन कौन से राज्य थे जो सहायक संधि के द्वारा जिनको क्या करना पड़ा, मतलब अपने जो ब्रिटिश सरकार की एक तरह से अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। और अब याद करो, मैंने आपको बताया था जब जो हम मैसूर की बात कर रहे थे, है ना, मैसूर की बात कर रहे थे, मैसूर की बात कर रहे थे, तो 1799 में क्या किया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, उनके ऊपर भी सहायक संधि थोप दी थी, सहायक संधि थोप दी थी। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ब्रिटिश तो ये जो बैटल थे 1799 की वो जीत चुके थे, तो सहायक संधि थोपने की जरूरत क्या थी, सीधा उसके ऊपर कब्जा कर लेते। तो इसका रीजन ये था कि अगर वो डायरेक्ट कब्जा करेंगे तो लोगों के मन में क्या है, एकदम से लोग विद्रोह भी कर सकते हैं। और क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो लोगों उनकी संख्या कम थी लोगों के मुकाबले, तो अगर एक से एक साथ बहुत बड़ा विद्रोह छिड़ जाता तो उनके लिए मुश्किल आ जाती चीजों को संभालना, है ना। तो वो क्या करते थे, राजा तो किसी इंडियन पीपल को ही बनाते थे, कोई इंडिया का ही राजा बनाते थे, लेकिन क्या करते थे, उसकी शक्ति छीन लेते थे, क्या करके, सहायक संधि को थोप के, सहायक संधि को थोप के। तो ये देख लेना, इसको पोज करके एक बार ये सारे नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। तो उसके बाद आता है भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कंपनी ने कुछ मामलों में, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि मान लेते हैं कोई राजा था और वो क्या है, बिना किसी संतान के उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या है, कोई राजा था और उसकी बिना किसी संतान के मृत्यु हो जाती है। तो अगर वो किसी बच्चे को एडॉप्ट करेंगे तो जो अंग्रेज थे उन्होंने ये बोला कि हम उसको राजा नहीं मानेंगे। क्या है, हम उसको राजा नहीं मानेंगे, इसको क्या बोला गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला गया। क्या बोला गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला गया। तो जो ये नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, ये कौन लेके आया था, लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। कौन लेके आया था, एक बार इसको लिख लेते हैं, कौन लेके आया था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, कौन लेके आया था, लॉर्ड डलहौजी लेके आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यपगत का सिद्धांत भी बोलते हैं, व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत। तो इसमें क्या था, अगर कोई राजा बिना किसी संतान के, उसकी बिना मतलब वो उसकी अगर सगी संतान ना हो, तो वो क्या है, अगर वो किसी को एडोप्ट करेगा तो उसको हम राजा नहीं मानेंगे। किसने कहा था, अंग्रेजों ने बोला था। तो इसका इस्तेमाल करके उन्होंने किस किस राज्य पे कब्जा किया, सबसे पहले किया झांसी पे। हम सभी जानते हैं जो झांसी के राजा थे वो थे गंगाधर राव। कौन थे भाई, गंगाधर राव। उनकी शादी किससे हुई थी, किससे हुई थी भाई, रानी लक्ष्मीबाई से हुई थी। ठीक है, गंगाधर राव की शादी किससे हुई थी, लक्ष्मीबाई से हुई थी। लेकिन क्या था, गंगाधर राव की कोई संतान नहीं हो पाई थी और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर राव, दामोदर राव, दामोदर राव। तो अंग्रेज थे, उन्होंने इनको दामोदर राव को क्या है, मतलब जो गंगाधर राव के पुत्र के रूप में मानने से इनकार कर दिया था और उसको राजा मानने से इनकार कर दिया था। तो इससे क्या हुआ, झांसी के ऊपर उन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया कि हम झांसी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हैं। उसके अलावा नागपुर में भी सेम हुआ और सतारा के अंदर भी सेम हुआ। तो आप देख सकते हो, सतारा को 1848 में, झांसी को 54 में और नागपुर को 53 में क्या किया गया, इस संधि के द्वारा हड़प लिया गया। उसके अलावा अब याद करो, मैंने आपको एक चीज याद करवाई थी, इस पीपीटी के अंदर था, एक सेकंड, हाँ आ गया। पेशवा बाजीराव के, पेशवा बाजीराव सेकंड को देखो, इनको क्या किया गया था, गद्दी से हटा के इनको पेंशन देना स्टार्ट कर दिया था। और इनके अडोप्टेड सन कौन थे, नाना साहिब थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अडोप्ट किया था इनको। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या बोला कि आपकी क्योंकि कोई संतान नहीं है, बाजीराव द्वितीय को क्या बोला कि आपकी कोई संतान नहीं है तो आपकी मृत्यु के बाद हम नाना साहिब को पेंशन नहीं देंगे। तो जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु होती है तो नाना साहिब को क्या किया गया, पेंशन नहीं दी गई। क्या किया गया, पेंशन नहीं दी गई, जिससे नाना साहेब बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, उस समय पे गुस्सा हो गए थे। ठीक है, तो इस कारण क्या है, लोगों के मन में बहुत ज्यादा जो ब्रिटिश शासन था उसके प्रति क्या हो गए थे, कड़वाहट पैदा हो गई थी। क्योंकि देखो, सतारा के ऊपर अवैध कब्जा किया गया था, झांसी के ऊपर अवैध कब्जा किया गया था, नागपुर के ऊपर अवैध कब्जा किया गया था, नाना साहेब को वहां से पेंशन देना बंद कर दिया गया था। उसके अलावा
सहायक संधि के द्वारा तो इतने सारे राज्यों के ऊपर अवैध कब्जा कर लिया था ब्रिटिश शासन ने, ठीक है। तो राजाओं के मन में भी और प्रजा के मन में भी बहुत ज्यादा उनके प्रति क्या हो रहा था, असंतोष पैदा हो रहा था। तो आगे देखो, नाना साहेब क्यों नाराज हुए, तो हम सभी को पता है क्यों नाराज हो रहे, क्योंकि उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट, अवध। सबसे इंपॉर्टेंट है अवध, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन अवध के ऊपर तो कोई भी पॉलिसी लागू नहीं की गई। वहां पे क्या किया गया था, अवध के राज्यों को ये बोल दिया गया कि आप क्या है, कुशल राजा नहीं है, ठीक है, आप अपने जो राज्य है उसका शासन ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए अवध के ऊपर क्या है, हम कब्जा करते हैं यहाँ के लोगों की भलाई के लिए। तो ब्रिटिश ने आरोप लगाया कि अवध में खराब शासन है। नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से हटा दिया गया और उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, वहां के लोगों के बीच में बहुत ज्यादा असंतोष भी पैदा हुआ। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे राजाओं के बारे में, प्रजा के बारे में, कि राजा क्यों गुस्सा थे अंग्रेजों से, प्रजा क्यों गुस्सा थी। अब हम बात करते हैं किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसके कारण 1857 की क्रांति में उन्होंने भाग लिया। तो जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बहुत सारे लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज भी लेके आई थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार की राजस्व नीतियां। किसके लिए, जो लैंड होते थे लोगों के पास, जो खेत होते थे, उनके लिए भी क्या है, बहुत सारी रिवेन्यू की पॉलिसी लेके आएगी, उनके करों के अंदर बहुत ज्यादा चेंज किया गया। तो ये कौन कौन सी पॉलिसीज थी, 3 पॉलिसी थी जो मेन तौर पर हम गिनते हैं। एक है हमारी परमानेंट सेटलमेंट, एक है हमारा रैयतवारी सिस्टम, एक है महलवारी सिस्टम। क्या है, महलवारी सिस्टम। तो इन तीनों को हम पढ़ेंगे, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के फेवरेट, किसी भी एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है ये, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट या सिस्टम, ठीक है। महलवारी सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए। तो थोड़ा टाइम इसके ऊपर हम स्पेंड करते हैं, इन सभी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है परमानेंट सेटलमेंट। तो सबसे पहले है परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं। कौन लेके आए थे, 1793 में लेके आए थे, ठीक है। कब लागू हुआ था, 1793 में। कहाँ लागू हुआ था, बंगाल, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। किसके द्वारा लागू किया गया था, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के द्वारा, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लागू किया गया था। तो इस सेटलमेंट में क्या किया गया था, जमींदारों को क्या किया गया था, जमींदारों को किसानों से कर इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था, जमींदारों को किसानों से कर इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया गया था, किसानों से कर इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया गया था। और इन जमींदारों को क्या बोला गया था, कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने जमींदारों को क्या बोला, एग्जाम्पल के लिए मान लो, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने इन जमींदारों को बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी, कि हमें हर किसान से कितने रुपए चाहिए, 100 रुपए फिक्स चाहिए, ठीक है। मतलब मान लो जमींदारों को बोला कि हमें क्या है, तुमसे 100 रुपए चाहिए कर के रूप में, ठीक है। क्या है, तुम सभी किसानों से पैसे इकट्ठे करो, मतलब अपने एरिया के किसानों से पैसे इकट्ठे करो और हमें 100 रुपए दे देना, तुम उनसे कितने भी पैसे जो है वसूल कर सकते हो। क्या है, तुम उनसे कितने पैसे वसूल करो, बस हमें क्या है, हमारे 100 रुपए दे देना। ये 100 रुपए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यानी कि क्या है, कर को फिक्स कर दिया गया, ठीक है। जमींदारों से कर को फिक्स कर दिया गया कि हमें इतना कर चाहिए, आगे तुम कितना मर्जी वसूल लो किसानों से। तो अब जमींदारों ने क्या किया, किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करना शुरू किया। वो क्या करते थे, जो अंग्रेज थे उनको क्या करते थे, एक फिक्स अमाउंट दे देते थे और किसानों से ज्यादा अमाउंट वसूलते थे, किसानों से ज्यादा कर वसूलते थे। लेकिन इसकी एक और बुरी बात क्या थी, इसकी बुरी बात ये थी कि मान लेते हैं किसी साल, मान लेते हैं फसल खराब होगी, किसी साल सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, किसी भी कारण से फसल नहीं हो पाई, तो अगर फसल ही नहीं होगी तो किसान कर कहाँ से देंगे। तो तब भी जमींदारों को क्या है, एक फिक्स अमाउंट ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फिक्स अमाउंट देना होगा जमींदारों को, मतलब जमींदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फिक्स अमाउंट देना होगा, और अगर वो नहीं देंगे
तो जो जमींदारों की जमीन थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाता था। ठीक है, कि जमीन के ऊपर क्या कर लिया जाता था, कब्जा कर लिया जाता था। तो ये किसके अंदर बताया गया था, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ये चीजें लेके आई गई थी, जिसके कारण किसान बहुत ज्यादा क्या विरोध कर रहे थे इन चीजों का, और जमींदार भी विरोध कर रहे थे, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि अगर कहीं पे सूखा पड़ रहा है तो उसकी जमीन को कौन हड़प कर रहा था, वह फिर से कंपनी हड़प कर रही थी। ठीक है, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, जमींदार को लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, लेकिन उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिक्स्ड रेवेन्यू देना होता था। यह रिवेन्यू अमाउंट स्थायी रखा गया, अगर वह रिवेन्यू नहीं दे पाता तो उसकी लैंड एस्टेट नीलाम कर दी जाती थी। उसके बाद है हमारा रैयतवारी सिस्टम। क्या है, रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम सिस्टम रैयतवारी सिस्टम। तो हिंदी में हम इसको क्या बोल लेंगे, रैयतवारी प्रणाली बोल लेंगे, तो आप हिंदी में अपने आप से लिख लेना। ठीक है, तो ये कौन लेके आए थे रैयतवारी सिस्टम को, थॉमस मुनरो। कौन लेके आया था भाई, थॉमस मुनरो ने लागू की थी। थॉमस थॉमस मुनरो ने। ठीक है, कौन लेके आया था, थॉमस मुनरो लेके आया था, कब, 1820 में। कब लेके आया था भाई, 1820 में। कौन लेके आया था, थॉमस मुनरो ने लागू की थी। कहाँ पे लागू की थी, मद्रास और बम्बई में। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के इलाकों में, मद्रास और बम्बई, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के इलाकों में ये लागू की गई थी। ठीक है, कौन लेके आया था, थॉमस मुनरो लेके आया था। एक बार इसको ठीक से लिख लेते हैं, थॉमस को। कौन लेके आया था, थॉमस थॉमस मुनरो लेके आया था 1820 में। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में ये लागू की गई थी। तो जो यहाँ पे रैयतवारी में रैयत है, RYOT, क्या है, रैयत है, इसका अर्थ होता था किसान। इसका अर्थ क्या होता था, किसान। तो इस सिस्टम में क्या किया जाता था, रैयतवारी सिस्टम के अंदर, इसमें किसानों से सीधा पैसे वसूले जाते थे। क्या किया जाता था, किसानों से डायरेक्ट पैसे वसूले जाते थे, सरकार वसूलती थी। क्या करती थी, डायरेक्ट कर को इकट्ठा करती थी, डायरेक्ट कर को इकट्ठा करती थी, डायरेक्ट कर को इकट्ठा करने का कार्य करती थी। और कर इसमें बहुत ज्यादा होता था भाई, क्या होता था, कर बहुत ज्यादा होता था इसके अंदर। अगर हम बात करें सूखे खेत की, ठीक है, सूखे खेत की बात करें तो लगभग 50%, क्या है, जितना भी उस खेत के ऊपर कोई फसल होगी उसका 50% क्या है, कर के रूप में देना पड़ता था। और अगर वो खेत क्या है, उपजाऊ है, क्या है, उपजाऊ है, क्या है भाई, अगर वो खेत उपजाऊ है, यानी या फिर उसके आसपास से कोई नदी वगैरह जा रही है ताकि वहां पर सिंचाई अच्छे से हो रही है, तो उस खेत में कुल उपज का 60% कर के रूप में देना होता था। कितना, कुल उपज का 60% कर के रूप में देना होता था। ये था रैयतवारी सिस्टम। कौन लेके आया था, थॉमस मुनरो लेके आया था। देख लेते हैं एक बार। तो गवर्नमेंट सीधे कल्टीवेटर यानी कि किसान से रिवेन्यू लेती थी। हर खेत और किसान का अलग अलग असेसमेंट किया जाता था। रिवेन्यू डिमांड कई बार बहुत भारी महसूस होती थी। कठोर वसूली और अधिक मांग के कारण किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया, किसान क्या करते थे, साहूकार से ऋण लेते थे, और फिर क्योंकि देखो अपनी कमाई का 50% तो वो सीधा क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट को दे रहे थे, तो वो बचाएंगे कहाँ से। और किसी मतलब साल के अंदर क्या हो सकता था, सूखा भी पड़ सकता था, और फिर उनके खर्चे भी थे, उनको क्या है, बीज वगैरह के लिए भी पैसे की जरूरत होती थी, बाकी चीजों के लिए भी। तो साहूकार से ऋण लिया, ऋण वो चुका नहीं पाते थे, तो उससे क्या हो रहा था, कर्जा भी उनके ऊपर बढ़ रहा था। उसके बाद है महलवारी सिस्टम। क्या है, महलवारी सिस्टम। तो देखते हैं एक बार महलवारी सिस्टम को। महलवारी सिस्टम, ठीक है, क्या था, महलवारी सिस्टम। कब शुरू की गई थी ये, 1822 में। 1822 में किसके द्वारा शुरू की गई थी, होल्ट मैकेंजी के द्वारा। होल्ट मैकेंजी के द्वारा ये शुरू की गई थी। ठीक है, शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, होल्ट मैकेंजी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसमें क्या किया गया था, जो महल का इसमें मतलब था वो था पूरे गांव से। महल से क्या मतलब था, पूरा गांव, पूरा गांव। तो इसमें क्या होता था, जो गांव का मुखिया होता था, गांव का मुखिया, गांव का मुखिया, ठीक है, जिसको नंबरदार भी हम बोल देते हैं, तो गांव के मुखिया को ये क्या दिया जाता था, उसको नियुक्त किया जाता था। गांव के मुखिया को नियुक्त किया जाता था किसके लिए, कर इकट्ठा करने के लिए।
क्या है, कर इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो क्या जिम्मेदारी दी जाती थी गांव के मुखिया को कि वो क्या करे, कर इकट्ठा करे सारे लोगों से, और लास्ट में क्या आएगा, मतलब हर महीने के अंत में क्या आएगा, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यक्ति आएगा और वो उससे कर ले जाएगा। ठीक है, उसको हर एक व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो किसके द्वारा किया गया था, महलवारी सिस्टम के द्वारा किया गया था। तो देखते हैं ये कहाँ पे लागू की गई थी, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, यानी कि जो हमारे उत्तर पश्चिमी इलाके थे पंजाब में और कुछ नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तरी इलाकों में ये लागू की गई थी। जहाँ पे विलेज या महल को रिवेन्यू यूनिट बनाया गया था, यानी कि क्या है, पूरे विलेज से जो रिवेन्यू होगा, जो कर होगा, वो इकट्ठा करने का कार्य कौन करेगा, उस गांव का मुखिया करेगा। राजस्व की जिम्मेदारी पूरे गांव या महल के मुखिया या लंबरदारों पर होती थी। रिवेन्यू असेसमेंट समय समय पर बदला जा सकता था, यानी कि रिवेन्यू को, यानी कि जो कर था उसको कम ज्यादा किया जा सकता था। अगर राजस्व नहीं दिया तो पूरा विलेज पर दबाव डाला जाता था। ठीक है, पूरे विलेज के ऊपर क्या किया जाता था, दबाव डाला जाता था। तो अब आप समझ सकते हैं कि देखो, एनेक्सेशन पॉलिसीज के कारण जो अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होगी, ठीक है, सहायक संधि होगी, जिसके कारण क्या है, लोगों के अंदर उनके प्रति रोष था। उसके अलावा युद्ध के कारण भी प्रजा के अंदर बहुत ज्यादा रोष था, राजाओं के मन में रोष था। उसके अलावा ये लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड बहुत सारे बदलाव किए गए, इनके कारण, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, रेयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम, इन सभी के कारण भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा उस समय पे गुस्सा पैदा हो गया था अंग्रेज सरकार के खिलाफ। तो वो क्या कर रहे थे, किसी एक मौके की तलाश कर रहे थे कि कोई मौका आए जिससे क्या है, सभी लोग अपनी भड़ास को निकाल सके। और वो मौका आता है 1856 में। तो 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक्ट लेके आती है। ठीक है, क्या लेके आती है, एक एक्ट लेके आती है, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। ये क्या है, सिपाहियों की नाराजगी का एक बड़ा कारण भी बना ये एक्ट। क्यों बना, इस एक्ट में बोला गया, ये एक्ट सबसे पहले कौन लेके आया था, लॉर्ड कैनिंग लेके आए थे। ठीक है, कौन लेके आया था, लॉर्ड कैनिंग लेके आए थे 1856 में। तो ये सिपाहियों की नाराजगी का कारण क्यों बना, क्योंकि जो समय पर अंग्रेज जो है सिपाहियों की भर्ती करते थे, तो इस एक्ट में बोला गया कि इन सिपाहियों को समुद्र पार करके भी दूसरे देशों में जाके भी क्या है, अपनी सेवा देनी पड़ सकती है, वो इस एक्ट में बोला गया था। और उस समय पर जो भारत के लोग थे उनका ये मतलब ये मानना था कि समुद्र को पार करना अशुभ होता है। ठीक है, क्या है, समुद्र को पार करना अशुभ होता है। तो इस कारण क्या है, सिपाहियों के मन में इसके कारण बहुत ज्यादा नाराजगी पैदा हो चुकी थी। तो देखो, सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ है, इस समय पे राजा सारे सारे अंग्रेजों के खिलाफ है। अब सिपाही जो थे उनके मन के अंदर भी बहुत ज्यादा असंतोष पैदा हो रहा था इसके कारण। उसके अलावा कुछ हाई कास्ट हिंदू सोल्जर्स के लिए समुद्र पार करना क्या था, धार्मिक और कास्ट रिस्ट्रिक्शन से जुड़ा हुआ था, जो हमने अभी भी बात की। ठीक है, जिसके कारण लोगों के मन में असंतोष पैदा हो रहा था। तो देखो, इन सभी चीजों के कारण क्या है, बस एक चिंग अब क्या है, सभी लोग जो अंग्रेज थे उनको खिलाफ हो चुके थे। अब बस एक चिंगारी की जरूरत थी कि एक चिंगारी लगे और वो क्या है, आग का रूप धारण कर ले, और वो चिंगारी लगती है एनफील्ड राइफल के द्वारा। ठीक है, तो एनफील्ड राइफल क्या थी, देखते हैं। 1850 में ब्रिटिश आर्मी में एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की गई, एक नई बंदूक लाई गई थी। ठीक है, ये क्या है, एनफील्ड राइफल है भाई। तो इसके अंदर जो गोली चलती थी, ठीक है, जो कारतूस डाला जाता था, कारतूस क्या होती है, गोली होती है। बेसिकली क्या होता है, उस समय पे जो गोली थी उनको मुंह से उसके ऊपर एक लेयर होती थी, ताकि क्या हो, मतलब वो एनवायरनमेंट के साथ कोई भी रिएक्शन ना करे और वो उसके ऊपर जंग वगैरह ना लगे, तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती थी। तो इस राइफल के कार्ट्रिज को लोड करने की प्रक्रिया में कार्ट्रिज के हिस्से को दांत से काटना पड़ता था। ठीक है, क्या करना पड़ता था, उस परत को हटाना पड़ता था दांत से। और ये खबर फैल गई कि कार्ट्रिज की ग्रीस में काउ फैट और पिग फैट है। अब जो गाय का फैट है, यानी कि गाय का मांस है, वो हिंदुओं के लिए, गाय माता मतलब गाय, हिंदू जो है वो गाय को माता मानते हैं। हम सभी गाय को क्या मानते हैं, माता मानते हैं। तो हिंदुओं के लिए गाय तो बहुत ज्यादा पवित्र है। और मुस्लिम लोगों के लिए जो पिग फैट है, यानी कि पिग है, जो सुअर है, वो बहुत ज्यादा, वो हराम माना गया है। ठीक है, उसको निषिद्ध माना गया है, उसके यानी कि उसको खा नहीं सकते, उसको छूना भी हराम है मुस्लिम, जो मुसलमान है उनके लिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो सिपाही थे उनके अंदर बहुत ज्यादा असंतोष पैदा हुआ कि ये अंग्रेज हमारे क्या कर रहे हैं, धर्म के साथ भी खेल रहे हैं। अभी तक जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे वो तो कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, हमारे धर्म के साथ भी क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, खेल रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद समय आता है 29 मार्च 1857 का। क्या आता है,
बैरकपुर में, ठीक है, बैरकपुर में अंग्रेजों की छावनी थी। तो उसमें मंगल पांडे क्या कर देता है, अपने ब्रिटिश ऑफिसर के आदेश को मानने से इनकार कर देता है। क्या करता है, अपने ब्रिटिश ऑफिसर के आदेश को मानने से इनकार कर देता है और उनके ऊपर क्या कर देते हैं, गोली को चला देते हैं। जिससे क्या होता है, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या किया जाता है, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 8 अप्रैल 1857 को क्या है, मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। क्या है, देखो 29 मार्च को उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और यही चीज अंग्रेजों की सबसे बड़ी गलती साबित होती है उस समय की, जिसके कारण 1857 का विद्रोह खड़ा हुआ। तो 8 मई को मंगल पांडे को फांसी दी गई। उसके बाद समय आता है 10 मई 1857 का। 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर, कहाँ पे, मेरठ में जो सिपाही थे उन्होंने अपने ऑफिसर के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। क्या किया, सिपाहियों ने अपने ऑफिसरों के आदेश को मानने से इनकार कर दिया कि हम क्या है, अब से इस कार्ट्रिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके ऊपर क्या है, गाय और सुअर के फैट का यूज किया जा रहा है। इसके बाद 85 सिपाहियों को क्या किया गया, कोर्ट मार्शल कर दिया गया, उनको कठोर सजा दी गई। इसके कारण और उन्हें 9 मई को सार्वजनिक रूप से कैद कर लिया गया। ठीक है, क्या किया गया, 9 मई को सार्वजनिक रूप से कैद किया गया। इसके कारण 10 मई 1857 को क्या हुआ, रिबेलियन भड़क गई। क्या है, मतलब लोग जो सिपाही थे वो भड़क उठे और उन्होंने अपने ही ऑफिसरों के ऊपर आक्रमण कर दिया और उनको वहां से भगा दिया। उनको भगा के क्या किया, जितने भी सोल्जर्स कैद किए गए थे, ठीक है, जो 85 सोल्जर हमने पढ़ा अभी कि कैद किए थे, उन सभी को आजाद कराया और जितनी भी ब्रिटिश मिलिट्री थी उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। और जो ये सिपाही थे इन्होंने किसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, वहां मेरठ के ऊपर जितने भी ब्रिटिश थे उनको वहां से भगा के उसके ऊपर कब्जा करके दिल्ली की तरफ इन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया। उसके आगे देखो, मेरठ की रात 1857 क्रांति की आग बनकर पूरे उत्तर भारत में फैल गई। जैसे विद्रोह की शुरुआत नहीं बल्कि एक युग परिवर्तन की शुरुआत थी। तो आगे देखते हैं। तो भी क्वेश्चन है, उन्होंने दिल्ली की तरफ ही जाना क्यों शुरू किया। ठीक है, दिल्ली की तरफ ही जाना क्यों शुरू किया। तो देखो, कोई भी आंदोलन है वो सक्सेसफुल तभी होता है जब उसका क्या हो, एक नेता हो। बिना नेता के आंदोलन क्या है, बिखर सकता है। उसको निर्देश देने के लिए एक नेता का होना जरूरी है और जिसकी लोग सुनते भी हों। तो उस समय पर क्या है, दिल्ली के अंदर कौन था, मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। कौन था भाई, बहादुर शाह जफर। तो लोगों के मन में मतलब अभी भी क्या था, मुगलों के लिए ये था कि हाँ वो रूलर थे, तो उनको अभी भी कुछ लोग क्या है, मतलब एक मेजर हिस्सा क्या है, राजा मानता था। तो जो वैसे तो ये क्या उस समय पर बहुत ज्यादा बुढ़े हो चुके थे, मतलब इसके पास कुछ बचा नहीं था, लेकिन फिर भी क्या है, जो सोल्जर्स थे वो क्या किया, उन्होंने दिल्ली में गए और बहादुर शाह जफर के पास। और क्योंकि ये बुढ़े हो चुके थे, ये क्या उनको बोले भी, मतलब जो सेना के लोग थे उन्होंने इनको बोला कि आज से आप हमारे नेता हो। ठीक है, क्या है, इनके घर के बाहर पहुंचे और इनको क्या बोले, आज से आप हमारे नेता हो और आपसे मतलब आज से तुम क्या है, हमारे नेतृत्व करोगे, डिसीजन हम लेंगे लेकिन तुम क्या होगे, हमारे नेता होगे और तुम आज से मतलब हमारे चेहरे के रूप में कार्य करोगे। ठीक है, बस इनका ये काम था। तो 11 मई 1857 को जो ये रिबेल्स थे, जो भी विद्रोही थे, ये कहां पर पहुंच गए, दिल्ली में पहुंच गए। ठीक है, लगभग 65 से 70 किलोमीटर की दूरी। देखो मेरठ से दिल्ली की दूरी कितनी है, 65 से 70 किलोमीटर की दूरी है। इन्होंने क्या की, एक रात के अंदर इसको कवर किया और दिल्ली में पहुंच के दिल्ली के ऊपर कब्जा किया। याद रखना, दिल्ली के ऊपर उस समय पर कब्जा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, मेरठ की चिंगारी ने दिल्ली की राख में दबे साम्राज्य के प्रतीक को एक बार फिर जिंदा कर दिया और बादशाह को अपना लीडर बना दिया। तो मुगल बादशाह के लीडर बनने से क्या है, आंदोलन एकदम से क्या हुआ, आंदोलन एक तरह से बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। ठीक है, जितने भी जमींदार थे, जितने भी लोकल राजा थे, ठीक है, उन सभी ने क्या किया, बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित कर दिया कि अब से यही हमारे लीडर होंगे और हम सभी इनके नीचे कार्य करेंगे। तो लगभग हर राज्य के लोगों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया, जो जो इस आंदोलन में भाग ले रहा था। ठीक है, उसके अलावा याद करो, कानपुर कानपुर जो है मतलब उसको अनेक्स किया गया था, लखनऊ को अनेक्स किया गया था, उसके ऊपर कब्जा किया गया था। तो जहां जहां पे कब्जा किया गया था वो लोग भी क्या है, इस आंदोलन में कूद कूद पड़े। झांसी के ऊपर कब्जा किया था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस आंदोलन में कूद पड़ी, बरेली से लोग इसके अंदर कूद पड़े। उसके अलावा बात करें तो आगे देखे तो जितने भी सिपाही थे, तालुकदार थे, जो किसान थे, वो सभी क्या है, अपनी अपनी लड़ाई के लिए इस आंदोलन में कूद पड़े। ठीक है, किसान कूद पड़े, लोकल इलाइट्स कूद पड़े, रिलीजियस लीडर्स कूद पड़े, कानपुर से कानपुर से नाना साहेब कूद पड़े। ठीक है,
नाना साहिब के जो सेनापति थे वो थे तात्या टोपे, ये भी इस लड़ाई में कूद पड़े। तो क्या है, इस तरह से क्या हुआ, मतलब क्या है, इस आंदोलन ने एक व्यापक रूप ले लिया कि, और सभी पूरे भारत के अंदर ये मैसेज गया कि हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं। ठीक है, क्या मैसेज गया, हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं। बहुत ज्यादा उस समय पे क्या हुआ, विद्रोह हुए, अंग्रेजों के जो हथियारों के घर थे उनको लूटा गया अच्छे से, बिल्कुल प्रॉपर वे से। उनके जितने भी सरकारी कार्यालय थे उनके ऊपर आग लगा दी गई। और मतलब क्या है, ये मतलब आंदोलन एक बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ था, पहला ऐसा आंदोलन हुआ था जिसने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी, उनकी नींव को हिला दिया था। ठीक है, अंग्रेज भी इस समय पे बहुत ज्यादा डर गए थे कि हम इसको कैसे कुचल पाएंगे, कैसे वापस से सब चीजें नॉर्मल कर पाएंगे। उनके लिए एक बहुत बड़ा ये सेटबैक था, उनको इसका कोई अंदाजा नहीं था कि इतना कुछ भी हो सकता है। तो आप सभी को पता है इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से शुरू हुई थी, 1757 से। ठीक है, 1757 में प्लासी की लड़ाई से इसकी पृष्ठभूमि शुरू हुई, 1857 की क्रांति की। और कब हुई ये क्रांति, कब हुई, 1857 में। लगभग 100 साल लग गए मेरे भाई, 1757 से 1857 तक। ठीक है, 1757 से 1857 तक लगभग 100 साल जो लोगों ने इतने ज्यादा जुल्म सहे थे, इतने ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार हुए थे, उसको बाहर आने में कितना टाइम लगा, 100 साल लग गए। ठीक है, तो क्या है, ये सब क्रांति उस समय पर हुई। तो अवध से जो 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, वाजिद अली शाह की को हटाए जाने के बाद बेगम हजरत महल ने रेजिस्टेंस का नेतृत्व संभाला। वह एक साहसी, दूरदर्शी और जनता को संगठित करने वाली नेता थी। किसान भी संघर्ष में शामिल हुए। झांसी से किसने नेतृत्व किया था, रानी लक्ष्मीबाई से, लक्ष्मीबाई ने। कानपुर से नाना साहिब ने नेतृत्व किया था। ठीक है, उसके अलावा गांव में भी ब्रिटिश अथॉरिटी को चुनौती मिलने लगी। रिवेन्यू ऑफिस पर हमला किया गया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स और इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया गया। पुराने तालुकदार वापस अपनी अथॉरिटी स्थापित करना चाहते थे। इस तरह अवध के अंदर विद्रोह केवल एक मिलिट्री रिबेलियन नहीं था, बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन बन गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। झांसी की रक्षा और संघर्ष। झांसी में रिबेलियन हुआ, ब्रिटिश अथॉरिटी वहां कोलैप्स हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की डिफेंस संभाल ली। बाद में ब्रिटिश फोर्सेस के दबाव में उन्हें झांसी को छोड़ना पड़ा। फिर कल्पी और उसके बाद ग्वालियर वो गई। ठीक है, झांसी की डिफेंस के बाद क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़नी पड़ी। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से कहाँ पहुंची, कल्पी पहुंची और तांत्या टोपे व अन्य रिबेल्स फोर्सेस के साथ मिली। इसके बाद ग्वालियर पहुंची और यहाँ रिबेलियन ने नया मोड़ ले लिया। आगे देखो, ग्वालियर की बात करते हैं। ग्वालियर में कौन लड़ रहे थे, ज्योतिराव सिंधिया लड़ रहे थे। ठीक है, लेकिन उनकी आर्मी के कई सोल्जर्स रिबेल फोर्सेस के साथ चले गए। रिबेल्स ने ग्वालियर पर कंट्रोल स्थापित किया। और इसका एक बड़ा लेसन मिलता है, क्या, रिबेलर्स की लॉयल्टी और उनकी आर्मी पॉपुलेशन की लॉयल्टी हमेशा एक जैसी नहीं होती। बेसिकली क्या हुआ, जो वहां के रूलर कौन थे, ज्योतिराव सिंधिया थे। ठीक है, ये किसके पक्ष में थे, ज्योतिराव सिंधिया ब्रिटिश के पक्ष में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में थे। लेकिन उनकी आर्मी किसके खिलाफ, उनकी किसके साथ थी, विद्रोहियों के खिलाफ थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, राजा को ही वहां से हटा दिया और किया है, पूरे के पूरे ग्वालियर के ऊपर कब्जा कर लिया। अब हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। तो जून 1858 में ग्वालियर के संघर्ष के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो एक कविता हम सभी को याद आती है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसके साथ ही रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ज्यादा, क्या है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छे से उस समय पे लड़ाई लड़ी थी, बहुत ज्यादा वो वीर थी। और उन्होंने उनको 1858 में क्या हुआ, वीर गति की प्राप्ति हुई। उनकी मृत्यु ने उन्हें 1857 की रिबेलियन की सबसे पावरफुल सिंबल में बदल दिया। ठीक है, 1857 की क्रांति को हम किस कारण से भी जानते हैं, क्योंकि उस समय पे रानी लक्ष्मीबाई का जो मतलब उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया था, वो अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा था। भाई कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, मतलब कोई भी उस समय पे उनके बराबर हम नहीं मान सकते किसी को भी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन है कि क्या 1857 में पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था, तो आंसर है नहीं। अगर पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ होता तो उसी समय पे अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाता। लेकिन केवल जो आंदोलन था वो कहाँ पे सिमट के रह गया, दिल्ली में, वेस्टर्न यूपी में, अवध में, रोहिलाखंड, बिहार के कुछ इलाकों में, केवल इन्हीं इलाकों में क्या है, आंदोलन सिमट के रह गया। पंजाब से जो है ब्रिटिश जो लोग थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको बहुत ज्यादा एक सपोर्ट बेस मिला।
पंजाब से किन के द्वारा, पंजाब के जो राजा परिवार से संबंधित रखते थे लोग, उन्होंने ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया था। उसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी व्यापक रिबेलियन का सेंटर नहीं बना। मद्रास प्रेसिडेंसी भी लार्जली ब्रिटिश कंट्रोल में ही रहा। कई प्रिंसली स्टेट्स ने ब्रिटिश का साथ दिया, जैसे हैदराबाद, पटियाला, ग्वालियर जैसे राज्यों ने ब्रिटिश का समर्थन किया। इससे ब्रिटिश को महत्वपूर्ण मदद मिली। कई भारतीय सोल्जर्स ने भी ब्रिटिश के लिए लड़ाई लड़ी। क्या है, कई भारतीय सैनिकों ने विद्रोह में शामिल होने से मना कर दिया। उनका मानना था कि हम क्या है, मतलब जो हमें रोजी रोटी देते हैं हम उनके खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे। कुछ उस समय पे लोगों की मानसिकता थी, ये मानना था, जिसके कारण क्या हुआ, उस समय पे जो ये आंदोलन था वो व्यापक नहीं हो पाया। ठीक है, क्या है, व्यापक नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या है, जो ये आंदोलन था मतलब ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। क्या कारण था, अगेन वही धुरंधर फिल्म का डायलॉग फिर से याद आ जाता है कि जो इंडिया को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो यहाँ के लोगों ने ही पहुंचाया है, बाहर के लोगों ने नहीं पहुंचाया। ठीक है, मतलब पहुंचाया तो है बाहर के लोगों ने, लेकिन कम पहुंचाया है, इंडिया के लोगों ने ज्यादा पहुंचाया है। तो अगर उस समय पे सारे देश मिलके क्या है ब्रिटिश के खिलाफ हो जाता तो हम ये लड़ाई जीत सकते थे। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं था, कुछ और कारण भी था इस आंदोलन के असफल होने का। उसके ऊपर एक बार चर्चा करते हैं। तो रीजन फॉर फेलियर ऑफ 1857, 1857 क्रांति के विफल होने के कारण क्या थे। सबसे पहला कारण था, सब कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहा था। स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहा था, सभी व्यक्ति क्या है अपने निजी हितों के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, क्या है, निजी हितों के लिए लड़ रहे थे। निजी हितों से क्या मतलब है, जैसे हम बात करें नाना साहिब की, तो वो क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि उनकी पेंशन बंद हो गई थी, पेंशन शुरू करवाने के लिए वो लड़ रहे थे। ठीक है, क्या है, पेंशन बंद हो गई थी। उसके अलावा तालुकदार क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें वापस से अपनी शक्ति चाहिए थी। तालुकदार क्यों लड़ रहे थे, उनको वापस से अपनी शक्ति चाहिए थी। ठीक है, राजा क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें अपना राज्य चाहिए था। राजा क्यों लड़ रहे थे, उन्हें अपने किसी ना किसी तरह से राज्य चाहिए था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो उन्होंने भी इस लड़ाई में मतलब लड़ाई क्यों लड़ी थी, क्योंकि उनके जो पुत्र थे उनको राजा नहीं मानना जा रहा था। पुत्र को क्या है, राजा नहीं मानना जा रहा था। मैं मतलब इसके ऊपर कोई नेगेटिव में मत लेना आप इन चीजों को। मैं सिर्फ ये एक तरह से एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि सभी क्या है अपने अपने निजी किसी कार्य के कारण लड़ रहे थे। कोई भी क्या है देश को आजाद कराने के लिए नहीं लड़ रहा था उसमें भी, है ना, देश को आजाद करवाने के लिए नहीं लड़ रहा था। रानी लक्ष्मीबाई बहुत महान योद्धा थी, नाना साहेब बहुत महान योद्धा थे, तात्या टोपे बहुत महान योद्धा थे, लेकिन सभी के क्या है अपने एक निजी रीजन थे, कुछ ना कुछ निजी कारण थे जिसके कारण वो लड़ रहे थे। देश को आजाद करवाने के लिए समय पे सभी एकजुट होकर नहीं लड़े, जिसके कारण क्या है 1857 क्रांति विफल हुई, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाई, मतलब पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये थे उसके विफल होने के कारण। आगे देखते हैं अब अंग्रेजों ने जो ये आंदोलन था उसको कुचला कैसे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश ने धीरे धीरे फोर्सेस इकट्ठी की और दिल्ली को घेरना शुरू किया। दिल्ली को घेरना शुरू किया गया, दिल्ली को सीज किया गया। दिल्ली की जो मतलब खाने पीने की आपूर्ति थी उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया और रिबेल्स के पास बड़ी संख्या थी, लेकिन इंटरनल कोऑर्डिनेशन की समस्या आई थी। ठीक है, क्या मतलब नेतृत्व तो था एक तरह से, लेकिन उनका मतलब कोई सही मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। ठीक है, कई महीनों की लड़ाई के बाद क्योंकि खाने पीने की कोई भी चीज बाहर से नहीं आ पा रही थी, तो क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे उन्होंने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया। सितंबर 1858 में दिल्ली ब्रिटिश के हाथ में वापस चला गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया और इनके परिवार और शहजादों को क्या किया गया, मतलब उनको भी उनके साथ भी दमन का सामना करना पड़ा और मुगल साम्राज्य का यहाँ से अंत हो गया। ठीक है, क्या वो मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। सैकड़ों रिबेलियंस को फांसी दी गई, तोप के मुंह के सामने क्या के खड़ा करके उनको क्या किया गया, उड़ा दिया गया, बस्तियां जला दी गई, संपत्ति जब्त की गई, लोगों को बेघर किया गया इसको कुचलने के लिए। ठीक है, बहुत उस समय पे क्रूरता से उस समय पे इस आंदोलन को कुचला गया था। ठीक है, उसके बाद देखो दिल्ली को वापस से कब्जा कर लिया गया। उसके बाद ब्रिटिश ने बाकी जगह पर भी जहां जहां आंदोलन था उसको भी कुचलना शुरू किया। सबसे पहले लखनऊ की बात करते हैं। दिल्ली वापस लेने के बाद ब्रिटिश का अगला लक्ष्य लखनऊ था। ब्रिटिश रेजिडेंसी लंबे समय तक सीज में रही। ब्रिटिश फोर्सेज ने रिलीफ ऑपरेशन किए, लेकिन लखनऊ सिटी पर पूर्ण ब्रिटिश कंट्रोल तुरंत नहीं आया। बहुत समय के बाद उसके ऊपर भी कंट्रोल कर लिया गया। उसके बाद झांसी, कल्पी और ग्वालियर की तरफ उन्होंने अपने क्या किया,
बढ़ना शुरू किया गया। सबसे पहले झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई को पहले झांसी छोड़ना पड़ा, फिर वो कल्पी गई, कल्पी में भी मोर्चा संभाला, लेकिन एट एट द एंड ऑफ द डे कल्पी और ग्वालियर भी कहाँ पर है, ब्रिटिश के हाथ में फिर से चला गया। तांत्या टोपी ने क्या है, विद्रोह को जारी रखा, गुरिल्ला वॉर के थ्रू उन्होंने इस विद्रोह को जारी रखा, लेकिन फिर भी क्या है, लगभग इस विद्रोह को एक तरह से क्या है, ब्रिटिश ने कुचल दिया था पूरी तरह से। तो 1857 क्रांति को कुचलने के बाद समय आता है 1858 का। 1858 में अब ब्रिटिश सरकार को यह समझ आ गया था कि अब भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में रखना असुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है। इसलिए 1858 में क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया इंडिया में, और जो इंडिया का शासन था वो कहाँ पे चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। ब्रिटिश क्राउन का क्या मतलब है, जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसके पास चला गया, ठीक है। गवर्नर जनरल को क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वायसरॉय की भूमिका मिली। तो जो अब से गवर्नर जनरल बोलते थे उसको अब से क्या बोला जाएगा, वायसराय बोला जाएगा। तो प्रथम वायसराय कौन थे, भारत के लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखना, लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, और पहले वायसरॉय भी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा एक नया पद भी बनाएगा जिसको हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो इसके अंदर क्या क्या कानून लाए गए, क्या चीजें चेंज की गई, ये सब हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर पढ़ते हैं जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में 1858 के कानून को हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे जब हम उसकी नई वीडियो लेके आएंगे, मतलब आगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे आप इस कानून को पढ़ेंगे, ये हिस्ट्री का हिस्सा। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम कानूनों को नहीं पढ़ते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर ही हम कानून को पढ़ेंगे। तो इस तरह से 1858 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या किया गया, एक तरह से पूरी तरह से कुचल दिया। परिणाम क्या हुआ, जो भारत का राज्य था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से मतलब ले लिया गया, और किसके पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन के ऊपर चला गया। और ये बोला गया कि अब से क्या है, किसी भी राज्य को फोर्सफुली नहीं हटाया जाएगा। उसके अलावा एक सुधार और किया गया कि जो मतलब अगर किसी राजा को मृत्यु हो जाती है बिना किसी संतान के, तो अडॉप्टेड सन को भी हम क्या है, राजा मान लेंगे। और ये सभी क्या है, कानून इसके द्वारा लेके आए गए थे। इतने बलिदानों के बाद ये कानून लेके आए गए थे, लेकिन उससे भी क्या है, इंडिया की स्थिति नहीं सुधरी। तो 1858 के बाद क्या क्या हुआ वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और 1857 की क्रांति आपने अच्छे से समझी होगी, इसके क्या कारण थे, क्यों हुई, बैकग्राउंड क्या था इसके पीछे का, और 1858 की क्रांति में क्या क्या हुआ था, ये सभी चीजें आज हमने समझी। आप आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। 2 दिन बाद हमारा इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी आज 14 अगस्त हो चुकी है, तो कल को इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने कितने ज्यादा बलिदान दिया है। तो ये वीडियो भी आपको शायद 14 अगस्त को शायद 11 या 12 बजे ही मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे ही है, बहुत अच्छे टाइम पे ये वीडियो आ रही है, तो इसको सभी बच्चे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।